भाई। एक बच्चे को फीवर था और भाई क्लास भी आ गया। भैया किसी को फीवर हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मतलब क्लास ऑनलाइन अटेंड कर लें, क्योंकि ऑनलाइन में भी वही सेम चीजें मिलेंगी भाई। एटलीस्ट दूसरों को रिस्क में ना डालें। है क्या कोई फीवर वाला भाई? अगर कोई हो तो भैया रिक्वेस्ट है, प्लीज घर के लिए प्रस्थान कर ले। है क्या कोई? क्यों बकरा फंसा रहे हो यार? सॉफ्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कोई सॉफ्ट नहीं है, तुम नोट्स निकाल लो फटाफट। नालायक। हाँ भाई। नहीं, आज नोट्स निकालो। पहले नोट्स पढ़ेंगे, डिस्कशन देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो आने के बाद। नहीं तो हाँ, आरओ सर करेंगे डिस्कशन। चलो। अच्छा बता दो भाई कब आ रहे हैं? सोमवार को आ रहे हैं। हाँ समझ रहा हूँ। मेरे से टॉर्चर हो रहा होगा। हाँ। अच्छा हलवा समझो। चलो आ जाओ भाई, नोट्स निकाल लो फटाफट। हलवे हलवे की बात बाद में कर लेंगे, कृपया नोट्स निकालें। करें भैया, स्टार्ट करें नोट से। तो पिछली क्लास में हमने एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे और हिंज का इंपल्स निकालना सीखा था। आज हम एक दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगुलर इंपल्स। तो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एंगुलर इंपल्स। प्लीज बातें ना करें। और इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जे। क्या जे? जी आया नू? आ जाओ, जो भी है जे के एल एम एन आ जाओ। तो एंगुलर इंपल्स से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर इंपल्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एंगुलर इंपल्स का वही मतलब है जो हमारे ट्रांसलेशन में इंपल्स का मतलब होता है। इंपल्स का मतलब क्या होता था? इंपल्स का मतलब होता था, याद हो तो, कि अगर किसी बॉडी पर कोई एफ फोर्स टी टाइम के लिए लगाया जाए तो हम उसका इंपल्स कैलकुलेट करा करते थे। याद है क्या? इंपल्स की वैल्यू क्या होती थी? फोर्स इंटू टाइम, इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो वैसे ही एंगुलर इंपल्स की डेफिनेशन तीन तरीकों से आती है। एक्चुअली में एंगुलर इंपल्स तीन तरीकों से यूज किया जा सकता है। तो हम उस, प्लीज बातें ना करें, एंगुलर इंपल्स के तीनों यूज देखेंगे कि उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले तो एंगुलर इंपल्स की एक्चुअल डेफिनेशन पर आते हैं। एंगुलर इंपल्स की डेफिनेशन वैसी ही है जैसी इंपल्स की होती है। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू टाइम। तो एंगुलर इंपल्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क dt। और अगर ये टॉर्क कांस्टेंट हो, अगर टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट हो तो ये टॉर्क इंटीग्रेशन के बाहर, और एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क इनटू टाइम। तो टॉर्क जनरल, सॉरी, एंगुलर इंपल्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो तो टॉर्क इनटू टाइम से लिया जाता है। ठीक। तो जैसे मान लो किसी बॉडी पर ऐसा बोलेगा 20 न्यूटन का फोर्स लगाया 5 सेकंड के लिए, है ना, और उसका डिस्टेंस सेंटर से या एक्सिस से 4 मीटर की दूरी पर है, तो बताओ एंगुलर इंपल्स कितना होगा। तो एंगुलर इंपल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क इनटू टाइम कर दोगे भैया। अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क इनटू टाइम, अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के साथ। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो, तो एक तरीका तो ये हो गया जहां पर हमें टॉर्क इनटू टाइम से एंगुलर इंपल्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये तभी कर पाएंगे जब हमें क्या गिवन होगा? टॉर्क एंड टाइम दोनों गिवन होंगे। टॉर्क के लिए हो सकता है वो आपको क्या दे दे? फोर्स। क्योंकि फोर्स पता होगा तो हम टॉर्क तो निकाल ही सकते हैं आर क्रॉस एफ करके। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। इस एंगुलर इंपल्स को निकालने का एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है? देखो, एंगुलर इंपल्स की डेफिनेशन है टॉर्क इनटू dt। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस एफ। टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ। अगर ये आर वेक्टर एक कांस्टेंट है, अगर आर वेक्टर यानी डिस्टेंस
कांस्टेंट है तो आर वेक्टर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो एंगुलर इंपल्स निकालने का एक और फॉर्मूला बन गया, आर क्रॉस ये क्या है, लीनियर इंपल्स। तो कई बार अगर हमें लीनियर इंपल्स दिया गया हो कि एक बॉडी पर 10 न्यूटन सेकंड का इंपल्स लगा, तो अगर किसी बॉडी पर 10 न्यूटन सेकंड का इंपल्स लगाऊंगा तो उसका एंगुलर इंपल्स कैसे लिखेंगे, आर यानी उस इंपल्स की पोजीशन, उस इंपल्स का डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, मल्टीप्लाई बाय इंपल्स। अरे कर लोगे। इसका तीसरा और जो सबसे मेजर यूज है वो क्या है, इंपल्स इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दो पढ़े होंगे, एक फोर्स इनटू टाइम, एक चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर इंपल्स होता है इसका एक और फॉर्मूला होता है, दिस एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये कैसे आया भाई साहब, ये ऐसे आया, टॉर्क की वैल्यू होती है डी एल बाय डी टी, ये तो पड़ी हुई है, dt को इधर ले आए तो dl इज इक्वल टू टॉर्क dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो इस साइड क्या बन जाएगा, l, dl का इंटीग्रेशन l, लेकिन लिमिट रखोगे ना भाई l इनिशियल से, तो l इनिशियल से l फाइनल रखेंगे और ये साइड क्या बन गया, एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स की डेफिनेशन किसके बराबर आ गई, l फाइनल माइनस दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो किसी बॉडी पर अगर एंगुलर इंपल्स लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो एंगुलर इंपल्स निकालने के तीन तरीके हो सकते हैं, एक टॉर्क इनटू dt से, एक आर क्रॉस इंपल्स से, और एक जे क्रॉस सॉरी इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। किसी को परेशानी है क्या भाई, यहां पर आई क्या है, आई इज द लीनियर इंपल्स। नोट कर लें तीनों तरीके, किसी भी वे में यूज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अलग अलग आर पर अलग अलग इंपल्स हो, कि एक बॉडी पर इंपल्स 5 लगाए गए हों और अलग अलग आर पर उसकी वैल्यू अलग अलग हो, आर के साथ वेरिएबल इंपल्स भी तो हो सकता है। ऑनलाइन में क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या भाई, तुमसे नहीं पूछ रहा, ऑनलाइन वाले भाइयों क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है, विजिबल है। कुछ लोग वैसी बकवास कर रहे हैं कि ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो एंगुलर इंपल्स तीन तरीकों से, एक टॉर्क इनटू टाइम, एक आर क्रॉस इंपल्स, और एक चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हाँ आवाज फट रही है, तेज आ रही है, फट रही है। अब ठीक है भाई, चलो। वैसे मैं कुछ नहीं भी करता, ऐसे ऐसे करके बोलता ना तो भी हाँ सर अब सही आ रही है, अब ठीक है। करें भैया, तो क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, एक रॉड जिसका मास m लेंथ l, और ये इनिशियली रेस्ट पर है। हमने क्या किया, इसके एंड पॉइंट पर एक इंपल्स अप्लाई किया, लेट्स से इंपल्स की वैल्यू है 40 न्यूटन सेकेंड, लीनियर इंपल्स, ठीक है, लीनियर इंपल्स 40 न्यूटन सेकेंड का अप्लाई किया तो होगा क्या। सबसे पहले तो ये समझाएं कि अगर इस पर इंपल्स लगाएंगे तो क्या होगा, इंपल्स मतलब समझते हो ना,
एक बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, यानी झटका बोल सकते हो। आपने इस पर झटका लगाया तो क्या होगा, ये रॉड रोटेट होने लगेगी। ए पार्ट, फाइंड एंगुलर इंपल्स, फाइंड एंगुलर इंपल्स 40 L। एंगुलर इंपल्स J इज इक्वल टू 40 L, कहां से आया, R क्रॉस I, डिस्टेंस है L, इंपल्स है 40, तो L इंटू 40 दैट इज 40 L, 40 कैपिटल L, ठीक है। बी पार्ट, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इंपल्स, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इंपल्स, इंपल्स देने के जस्ट बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। वन 20/ml कैसे निकाला भाई, एंगुलर इंपल्स तो हम निकाल ही चुके हैं, 40 इंटू एल। एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के लिए क्या लगाते हैं, आई ओमेगा। तो बाद में जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो है ml²/3 ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर, 0, क्योंकि इनिशियली किस पर है, रेस्ट। यहां से सॉल्व कर लो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 120/ml। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं 120/ml। किसी को डाउट है भैया पूछ लो। तो एंगुलर इंपल्स यहाँ पर दो फॉर्मूला में यूज किया गया, एक तो एंगुलर इंपल्स निकाला आर इंटू आई से और उसे बराबर कर दिया डेल्टा एल के, ठीक है भैया। सी पार्ट, फाइंड impulse by hinge on the rod, find impulse by hinge on rod, hinge कितना impulse लगाएगा वो निकालना है। इंपल्स का मतलब अगर कुछ गिवन ना हो तो लीनियर इंपल्स ही होता है, और अगर मुझे आपसे एंगुलर इंपल्स पूछूंगा तो आपको फिर पूछना पड़ेगा किसके अबाउट। अगर एक्सिस के अबाउट देखोगे तो वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि हिंज कितना इंपल्स लगाएगा। अब मुझे लगाना है हिंज का इंपल्स, अगर हमें हिंज का इंपल्स निकालना है तो मैं यहां एंगुलर इंपल्स का यूज नहीं उठा पाऊंगा। क्यों नहीं उठा पाऊंगा एंगुलर इंपल्स का यूज, क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट हिंज का इंपल्स टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो हिंज का इंपल्स तो वैसे भी गायब हो जाएगा, आर क्रॉस आई, आर तो वैसे भी 0 है उसका। तो हम यहां पर कौन सी इक्वेशन से इंपल्स निकाल सकते हैं, इंपल्स निकालने के लिए एक और इक्वेशन होती है, इंपल्स नेट इंपल्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लेकिन लीनियर मोमेंटम में एक दिक्कत है, वो क्या है, हमें लीनियर वेलोसिटी चाहिए लेकिन हर पॉइंट की वेलोसिटी तो अलग अलग होती है, सेंटर ऑफ, ये बात मैं कल समझा चुका हूं। तो चेंज इन मोमेंटम लिखने के लिए मास इंटू वीसीएम फाइनल माइनस मास इंटू वीसीएम इनिशियल, क्या लिखा है मैंने पता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। और नेट इंपल्स की बात करें तो नेट इंपल्स सिर्फ आईएच नहीं है, नेट इंपल्स दो हैं, एक तो हिंज ने लगाया होगा और एक हमने लगाया। तो नेट इंपल्स इस पर हो गया आईएच प्लस 40। तो आईएच प्लस 40 की वैल्यू m इंटू, अब फंस गए वीसीएम में। क्या इसके वीसीएम की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, इसके वीसीएम
कि वेलोसिटी होगी ओमेगा एल बाय 2। ओमेगा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 120 बाय एम एल इंटू एल बाय 2, यहां से आ गया 60 बाय एम। तो वीसीएम की जगह रख दो 60 बाय एम माइनस इनिशियल 0, क्यों? इनिशियली रेस्ट पर है इसलिए 0। यहां से सॉल्व कर लो तो IH की वैल्यू +20 आ रही है, यानी राइट हैंड साइड 20 न्यूटन सेकेंड का इंपल्स। तो यहां पर हम हिंज का इंपल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है भैया, एंगुलर इंपल्स का यूज समझ में आया क्या? तो एंगुलर इंपल्स से क्या चेंज होता है? एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी पर एंगुलर इंपल्स लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अरे ठीक है, चलो तो एंगुलर इंपल्स खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपलिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपलिंग। फटाफट से लिखे। करें भैया, स्टार्ट करें? अरे टॉपलिंग स्टार्ट करें क्या? सबसे पहले तो टॉपलिंग का मतलब समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय टॉपलिंग? टॉपलिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये तुम्हारे पास बॉडी है जो कि जमीन पर रखी हुई है, रेस्ट पर रखी हुई है। हाँ भाई, ठीक है, अब ठीक है। चलो, तो ये वो बॉडी है जो कि जमीन पर रखी हुई है। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाना शुरू किया। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? ना तो ये बॉडी चल रही है, ना ये बॉडी क्या रोटेट हो रही है। अभी रोटेट नहीं हो रही, मैंने फोर्स और बढ़ाया। अगर मैं इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं तो क्या होगा? अभी तक ये हैंडल कर रही है, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये गिर जाएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब है कि किसी बॉडी के लुढ़कने को आप टॉपलिंग से समझ सकते हो। कोई बॉडी है जो अगर लुढ़क गई तो उसको हम टॉपलिंग कहते हैं, है ना। अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं और वो बॉडी गिर जाए तो दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। ठीक है, और वो जनरली जनरली जिन बॉडीज में देखी जाती है उनकी लेंथ लंबी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये बॉडी है तो इस तरीके से रखी हुई बॉडी को टॉपल कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्टिकल बॉडी को टॉपल कराने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगा। टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी बॉडी के लुढ़कने को हम क्या कहते हैं? टॉपलिंग। क्लियर है भाई? अब टॉपलिंग बहुत से कारणों से हो सकती, बहुत से कारण तो नहीं, टॉपलिंग में हम 3 केसेस जनरली पढ़ते हैं। वो 3 केसेस कौन कौन से हैं अगर हम बात कहें तो पहला केस है टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग का मतलब कोई बता सकता है क्या हो रहा होगा? कि बॉडी टॉपल हो जाएगी लेकिन स्लाइड नहीं होगी। तो इस जैसे कि मैं ये वाला केस ले रहा हूं, ये वाला केस है टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग क्यों? क्योंकि ये बिना आगे पीछे मूव हुए टॉपल हो रही है। तो ये बिना आगे पीछे मूव हुए टॉपल हो तो उसको कहते हैं टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। क्लियर है? दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है, टॉपिक नहीं है मतलब इसको ऐसे बोल भी सकते हैं, इट इज टॉपलिंग विद स्लाइडिंग। अब टॉपलिंग विद स्लाइडिंग का मतलब क्या है? कि टॉपलिंग विद स्लाइडिंग का मतलब यह है कि बॉडी स्लाइड होते होते टॉपल हो जाए। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने एक बॉडी पर टॉप पर ना लगाकर अब नीचे फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं नीचे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्लाइड भी करेगी और साथ साथ टॉपल भी करेगी। इसको बोलते हैं टॉपलिंग विद स्लाइडिंग, चलते हुए टॉपल होना। क्लियर है? तीसरा केस इज स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग। यानी इस केस में बॉडी क्या करेगी? स्लाइड करेगी लेकिन टॉपल नहीं करेगी। क्लियर है? पहले तो इस टॉपिक में हमारे 3 केसेस हो सकते हैं, टॉपलिंग विद स्लाइडिंग, टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग और एक स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग। क्लियर है? चलो सबसे पहले समझते हैं टॉपलिंग होती क्यों है ना, बॉडी गिरती क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। इसका रीजन अगर हम समझे तो लेट्स से मैंने एक बॉडी ली, लेट्स से हमने एक बॉडी ली और उसको ग्राउंड पर रखा हुआ है।
इनिशियली मैंने इस बॉडी के साथ कुछ भी नहीं किया, मतलब इनिशियली बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? नॉर्मल और एक तो कांटेक्ट के कारण नॉर्मल और एक एमजी। एमजी क्या एक पॉइंट पर लगता है? हर पॉइंट पर लगता है, लेकिन लगाते तो हम एक ही पॉइंट पर, कौन से? उसके सेंटर ऑफ मास पर लगने का रीजन पता है? उसके सेंटर ऑफ मास पे लगने का रीजन ये होता है, सुन लो, उसके सेंटर ऑफ मास पे लगने का रीजन है उस फोर्स का यूनिफॉर्म होना। वो फोर्स हर जगह यूनिफॉर्म है। अगर मैं यहां डीएम मास ले लूं तो उस पर भी डीएमजी लगेगा, इस पर भी डीएमजी लगेगा, इस पर भी डीएमजी, इस पर भी डीएमजी। और अगर कोई फोर्स पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म हो तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पर लगता है। कोई भी फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पर तब लगता है जब वो फोर्स क्या हो? यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह वो सेम हो। आप किसी भी पॉइंट को ले लो, हर जगह फोर्स सेम लगेगा, डीएमजी 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 डीएमजी। और अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो हम उसको कहां लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास। अब मैं पूछता हूं नॉर्मल, अगर मुझे यहां पर नॉर्मल अप्लाई करना है तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ मास से पास क्यों करेगा भैया? यहां से पास क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर ये यहां से पास हो गया तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? बॉडी खड़े खड़े घूम जाएगी, जबकि हमें पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। और नॉर्मल के सेंटर ऑफ मास से पास करने का भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है? वो है नॉर्मल का यूनिफॉर्म होना। यूनिफॉर्म होने का मतलब एक्चुअली में अगर बात करें तो ये पूरी सरफेस किसके कांटेक्ट में है? तो पूरी सरफेस पर नॉर्मल लगेगा ना भाई। अगर ये पूरी सरफेस कांटेक्ट है, हर पॉइंट कांटेक्ट में है, तो हर पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा। और अगर हर पॉइंट पर नॉर्मल लगेगा तो इस केस में वो नॉर्मल हर जगह पता है क्या होता है? यूनिफॉर्म। हर जगह यूनिफॉर्म है, इसीलिए वो नॉर्मल कहां से पास हुआ? सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ मास। अगर कोई फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो यूनिफॉर्मली हर जगह सेम नहीं है, तो वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, जो कि हम अब अगले केस में पढ़ेंगे कैसे। अब मैंने क्या किया, इसी बॉडी के साथ, सेम बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स लगाना शुरू किया। लेट्स से मैंने इस साइड फोर्स लगाया, ठीक। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये चलने की टेंडेंसी रखेगा? चलने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं, बेसिक केस पढ़ रहे हैं, उसमें मैं ये मान रहा हूं कि ये बॉडी रेस्ट पर है। सर ये बॉडी रेस्ट पर कैसे रह सकती है, कोई बता सकता है? इसका मतलब क्या लगा होगा? फ्रिक्शन। आराम से सोच लो भैया, मैं जो केस समझा रहा हूं अभी उस पर रेस्ट पर मान रहा हूं, चलने वाले केस भी देखेंगे। तो इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा होगा, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे हिसाब से एफ के बराबर, तभी रेस्ट पर हो सकता है भाई। एमजी अभी भी कहां लगेगा? क्योंकि वो तो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। अगर नॉर्मल इसी पॉइंट से पास हो जाए, अब मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं तो नॉर्मल और एमजी खत्म, कैंसिल नहीं हुआ, खत्म हो गए, ठीक है, टॉर्क जीरो हो गया। फोर्स की बात करूं तो ऊपर वाले फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो फोर्स का टॉर्क क्लॉक, फ्रिक्शन का सोचो, इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज। तो दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज, अगर दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो नेट टॉर्क जीरो। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने फोर्स लगाया बॉडी रोटेट हो जानी चाहिए। तो मैंने इसको ट्राई किया, मैंने कहा फिर से बॉडी ली, मैंने कहा यार मैंने फोर्स लगाया, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन बॉडी रोटेट तो नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद हुई है ना। तो स्टार्टिंग में अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो स्टार्टिंग में तो रोटेट नहीं हो रही। अब इसके रोटेट नहीं होने का रीजन क्या है? वो रीजन है नॉर्मल के सेंटर से पास ना होने का।
यानी इस केस में नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं रहता। बस हमें यही चीज समझनी है कि जब भी बॉडी में टॉपलिंग की कंडीशन होगी, नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, किस तरफ शिफ्ट होगा वो भी देखते हैं। वो इस तरीके से शिफ्ट होगा ताकि वो इस फोर्स के टॉर्क को बैलेंस कर पाए, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर मैं नॉर्मल यहां से पास करा दूं तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, फोर्स का भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, ये इसको बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल को कहां से शिफ्ट होना पड़ेगा? राइट साइड। यानी इस केस में नॉर्मल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और क्यों शिफ्ट होगा? ताकि वो एक्सटर्नल फोर्स के टॉर्क को बैलेंस कर सके। आप चाहो तो इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। सर इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? यही सेम एग्जांपल, मैंने फोर्स लगाया। अच्छा, खुद सोच के बताना, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो कौन सी सरफेस हवा में आ चुकी होगी? पहले दिख रहा है? अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो जो राइट वाली सरफेस है, ये वाली राइट वाला पार्ट, वो चेक करो, वो पहले हवा में आएगा। जो लेफ्ट का कॉर्नर है वो कांटेक्ट में आएगा। तो जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करोगे, ये वाला पोर्शन ऊपर उठना चाहेगा। अगर ये वाला पोर्शन ऊपर उठना चाहेगा यानी इधर से कांटेक्ट लूज होगा। अगर इधर कांटेक्ट लूज होगा तो इधर नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, बहुत कम। मतलब कंपैरिजन इतना कि ये नहीं उठा, अभी तो नहीं उठा, तो नॉर्मल कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नॉर्मल की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मैं इस केस में पूछूं ओवरऑल नॉर्मल कहां से पास करेगा? अगर यूनिफॉर्म होता तो सेंटर से, लेकिन यहां तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इधर नॉर्मल ज्यादा है, अगर इधर नॉर्मल ज्यादा है तो नॉर्मल राइट साइड शिफ्ट करेगा। समझो भाई, दोनों तरीके से समझा दिया। एक तो आपको फील से समझ में आ गया कि बॉडी अगर राइट साइड में फोर्स लगाएं तो इधर से ऊपर उठेगी, इधर का नॉर्मल कम होगा, इधर का नॉर्मल, तो नॉर्मल राइट साइड। या तो ऐसे समझ लो, या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि नॉर्मल उस साइड शिफ्ट होगा ताकि वो फोर्स के टॉर्क को, बॉडी को घूमने से रोकेगा। क्लियर है? पक्का? स्टार्टिंग में मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बहुत कम। अगर ये 1 न्यूटन है, ये भी 1 न्यूटन, इनका टॉर्क निकाला 1 इंटू आर, 1 इंटू आर। अगर फोर्स बहुत कम होगा तो टॉर्क भी बहुत। तो इनको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा, नॉर्मल बहुत कम शिफ्ट होगा। फिर मैंने फोर्स को 2 न्यूटन कर दिया, क्या होगा? थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, और शिफ्ट हो जाएगा। मैंने फोर्स और बढ़ा दिया, और शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में होगा क्या कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे नॉर्मल की शिफ्टिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन तब तक जब तक वो एक्सट्रीम पर ना पहुंच जाए। जैसे ही वो एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, इसके बाद टॉपल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, नॉर्मल उसे नहीं रोक पाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब हमें टॉपलिंग निकालनी होगी तो हम नॉर्मल को कहां मानेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। समझ में आ गया? तो अगर मैं इसी केस में पूछूं कि भैया आप एक बॉडी लो, एक बॉडी मैंने ली, लेट्स से इस बॉडी की ये हाइट h है, h, और ये डिस्टेंस a है। हमने इस पर F फोर्स लगाया और मैंने आपसे बोला बॉडी रेस्ट पर है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई। लिखना मत, लिखवाऊंगा। तो अब हमें बताना है मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये टॉपल कर जाए। हम इस पर कितना फोर्स लगाएं, अब वो कैसे निकालें भाई? हमें पता है इस पर पीछे की तरफ क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर? F। हमें पता है सेंटर ऑफ मास पर क्या लगेगा? mg। बस हमें इस बॉडी को क्या कराना है? टॉपल कराना है। तो नॉर्मल एक्सट्रीम पर, तो नॉर्मल यहां पर शिफ्ट करा देंगे, नॉर्मल एक्सट्रीम पर। अब मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालूंगा? टॉर्क, फोर्स का टॉर्क F इंटू नीचे वाले का टॉर्क F इंटू, तो टोटल टॉर्क हो गया F इंटू। आप इसको टॉपल कराना चाहते हो? टॉपल कराना है तो मुझे फोर्स के टॉर्क को ज्यादा रखना पड़ेगा या कम रखना पड़ेगा?
ज्यादा रखूंगा तो टॉपल हो जाएगा। तो दिस F इंटू एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉर्मल का टॉर्क लिखना है N इंटू, अब N की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, N की वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं फोर्स कैसे निकालू? mg होगी। क्यों भाई? N की वैल्यू हमेशा mg के बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी? क्योंकि ना तो ये बॉडी ऊपर कहीं जाएगी, ना ये नीचे। वर्टिकल में इसका एक्सेलरेशन 0। आराम से सोच लो। तो इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? mg। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg a/2। तो फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg a/2h। अगर फोर्स इससे ज्यादा है तो बॉडी टॉपल कर जाएगी, फोर्स इससे कम है बॉडी टॉपल। समझ में आ गई बात? सो नोट करें। ये नीचे वाला एग्जांपल मत नोट करना, कुछ लिखवाना है क्या इसमें? लिखवा दूं क्या? हाँ, एक एक करके भैया। कहां पे? वो ऊपर उठी है, बात तेरी बात ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऊपर उठा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम वर्टिकल में फोर्सेस को लगभग बैलेंस्ड मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है नॉर्मल एमजी से। हाँ भैया। हाँ, जीरो क्यों होगा? एक चीज तो हमेशा ही कांटेक्ट में है ना, इस बॉडी का एक पार्ट तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। जब ये बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है ये तो हमेशा ही कांटेक्ट में रहेगा ना। नहीं समझा क्या? एक्सट्रीम से ज्यादा जा नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने टॉर्क लगाया 100 का, तो नॉर्मल पहुंचा आधे पर, हमने टॉर्क बढ़ाया 110, नॉर्मल थोड़ा और बढ़ा, नॉर्मल थोड़ा और बढ़ा, एक पॉइंट पर मान लो मैंने 200 टॉर्क लगाने पर नॉर्मल एक्सट्रीम आ गया। अगर आपने 201 भी लगा दिया, अब नॉर्मल आगे नहीं जा सकता, तो अब बॉडी 201 पर क्या कर जाएगी? टॉप। 200 तक तो बैलेंस, 201 के बाद टॉपल। सॉरी, इक्वल टू पे नहीं बता सकते। ये बात तो शायद आपको कभी बताई गई हो कि इक्वल टू पर डिफाइन ही नहीं होता। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इक्वल टू पे नहीं बता सकते। ठीक है, इक्वल टू को दोनों तरफ माना जाता है, इक्वल टू को दोनों तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, म्यू की वैल्यू है 0.4, मास की वैल्यू है 5 kg। बताओ कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये चल पड़े? मिनिमम कितना लगाऊं? कितना बोलोगे? 20 म्यू एम जी। मैं बोलूं मैक्सिमम कितना लगाऊं ताकि ना चले? तो भी 20। तो एग्जैक्ट 20 पर क्या होगा हम नहीं बता सकते। चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। अगर चलने का पूछेगा तो भी 20, नहीं चलेगा तो भी 20, है ना। इक्वल टू की कंडीशन पर नहीं बता सकते। हाँ, नॉर्मल की एक्सट्रीम पोजीशन से आगे निकल जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट वाले में क्वेश्चन लिखो, सिर्फ ये डायग्राम बनाए, एफ, एच और रेस्ट, मतलब एक ब्लॉक बना ले। ये एच है, ये ए है, ये एफ है। सिर्फ ये डायग्राम बनाए। सिर्फ ये डायग्राम बनाना है भाई। क्वेश्चन बोलूं? जमीन तो जरूर बना लेना, बिना जमीन के तो क्वेश्चन ही खत्म है। बोलो। द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, full stop. Find the minimum value of h, find the minimum value of h sorry, minimum value of
एफ, एच तो नहीं बोल दिया, एफ है भैया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बॉडी टॉपल्स, सो दैट द बॉडी टॉपल्स। वाह वाह, महान हो। अच्छा इसमें एक चीज देख लो भैया, पता नहीं डाउट आ रहा है लोगों को, एफ इंटू एच में फोर्स का भी टॉर्क है, फ्रिक्शन का भी टॉर्क है। एफ का टॉर्क है एफ इंटू एच बाई टू, फ्रिक्शन का टॉर्क है एफ इंटू एच बाई टू, इसलिए मैंने टोटल एफ इंटू एच लिखा है। वरना इसको आप एक और तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, पता है कोई मेथड, पता है किसी को? नहीं पढ़ा? फोर्स कपल नाम सुना है? ये एफ और ये एफ फोर्स कपल है भाई, इनका टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो, इनका टॉर्क होता है एफ इंटू दोनों के बीच की दूरी, पता है? तो इनका टॉर्क एफ इंटू एक का या दोनों का, दोनों का मिला के होता है एफ इंटू एच। तो आप डायरेक्ट चाहो तो वहां से भी लिख सकते हो। एन इक्वल्स टू एम जी क्यों है? पता नहीं क्यों नहीं होगा, तू ये बता दे। प्लीज बातें मत करो। ये क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, फाइंड वेदर द बॉडी विल स्लाइड और नॉट, टॉपल और नॉट। फाइंड वेदर द बॉडी विल स्लाइड और नॉट, टॉपल और नॉट। स्लाइड करेगी नहीं करेगी, टॉपल करेगी नहीं करेगी, दोनों चीजें बतानी है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, जबकि हमने कितना लगाया? तो इसका मतलब स्लाइड तो चलेगी तो नहीं, नॉट स्लाइड। इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट पर रहेगी, मतलब चलेगी तो नहीं, घूम सकती है, वो देखना पड़ेगा टॉपलिंग से। कुछ लोगों ने हो सकता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका दिया होगा, चिपकाया क्या? कुछ लोगों ने लगाया है, उन्होंने फोर्स की वैल्यू निकाल ली होगी, फिर देख लिया होगा 5 उससे कम है तो टॉपल तो नहीं करेगा। कुछ ऐसा किया है क्या? कुछ लोगों ने तो किया है, ईमानदारी से बता। नहीं गलत नहीं है, कर सकते हो। गलत हो गया, कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। मतलब ठीक है यूज डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहे वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत हैं भैया तुम्हारे पास, वैसे इतने फॉर्मूले वही याद नहीं होते है। टाइम ऑफ फ्लाइट की याद नहीं है, सही बात है। कहाँ से तुम जाओ रे, वेक्टर के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तुम्हें? वेक्टर तो अभी तक डर लगता होगा नहीं? मैं नहीं चाहता फॉर्मूले रिवाइज, मतलब फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि दिक्कत ये है कि 11th में जितने फॉर्मूले हैं 12th में उसके डबल या ट्रिपल फॉर्मूले हैं। डरा नहीं रहा। तो
ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूला क्यों याद रखना, आप तो कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। आगे की तरफ फोर्स लगा 5 न्यूटन, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा 5। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 है, 20 है तो चलने नहीं देगा, चलने नहीं देगा तो फ्रिक्शन 5 लगेगा। अब बॉडी टॉपल करेगी या नहीं, ये कैसे निकाला जाए? ये निकालने के लिए आप क्या करो, नॉर्मल को किसी पोजीशन से चलता हुआ मान लो, किसी पोजीशन पे शिफ्ट मान लो। मतलब आप मान लो कि नॉर्मल यहां पर शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ वो मुझे नहीं पता, उसको आप एक्स मान लो। आप इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। सर इस एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? ये दोनों क्या है पता है? फोर्स कपल। फोर्स कपल के बीच की दूरी है 4, तो इसका टॉर्क होगा, इसका टॉर्क है 5 × 4, फोर्स इंटू दूरी। ये दोनों भी कपल बन चुके हैं। अगर ये दोनों भी कपल है तो इनका टॉर्क कितना है? 50 इंटू, इसको बराबर कर लो। आप तो ये मान लो कि बॉडी टॉपल नहीं कर रही, बॉडी टॉपल नहीं कर रही यानी नॉर्मल इसे बैलेंस कर रहा होगा, इसके टॉर्क को। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 0 पॉइंट। अब ये चेक कर लो क्या ये एक्स पॉसिबल है या नहीं। एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0.5। अरे है, तो 0.4 तो हो ही सकती है ना भाई, तो नॉर्मल 0.4 पर शिफ्ट हो जाएगा और बॉडी टॉपल नहीं करेगी। अगर ये सॉल्व करने पर x की वैल्यू मान लो 0.6 आ जाती, मान लो, तो बॉडी इसका मतलब टॉपल कर चुकी होती। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0.6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है। सर आपको कैसे पता? ये क्या है? 1, तो आधा 0.5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस तरीके से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखें, फॉर्मूला याद ना रखें। आप तो नॉर्मल को शिफ्ट कराएं, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर एक्स पॉसिबल है तो ठीक, नहीं पॉसिबल तो भैया टॉपल। क्लियर? समझ में आ गया? अबे आ गया। थैंक यू। हाँ, ये बेटा फोर्स कपल का टॉर्क आप दुनिया के किसी पॉइंट के अबाउट लो, सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखना, टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना। ये तो शायद बताया नहीं, नहीं बताया क्या? बता दिया क्या? क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं पता? नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेने का एक फायदा है, वो ये है, जो तो चलो आगे क्वेश्चन आएगा तो समझा दूंगा, थोड़ा आगे रुक जा, क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेगा ना बेटा, तो भी यही आएगा। कैसे? 5 का टॉर्क आएगा 5 × 2, इसका टॉर्क आएगा 5 × 2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 × 4। नॉर्मल का टॉर्क 50 × x। तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं अपन टॉर्क, ठीक? समझा नहीं? हाँ, ताकि वो इसके टॉर्क को बैलेंस कर पाए। अच्छा, ऐसा एक गेट रिएक्शन पढ़ा था, किसी गेट पे फोर्स। ओवन में एक सवाल है, ओवन का मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, 16 या 17 नंबर है शायद। उसमें 2 हिंज थे, उसमें शायद सर ने समझाया हो कि एक फोर्स कपल क्लॉकवाइज तो दूसरा फोर्स कपल, ऐसा कुछ समझाया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, ये दोनों फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा। सोचो, ऐसे सोचो एक रॉड है, ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स नीचे, यानी ये रॉड कैसे घूमेगी? क्लॉक। यानी ये दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वो उसको बैलेंस कर पाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। सेम क्वेश्चन है, क्या ये बॉडी स्लाइड करेगी नहीं करेगी, टॉपल करेगी नहीं करेगी? स्लाइड तो अभी भी नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कितना है? 20। 20 इसको तो नहीं चलने देगा। टॉपल कैसे? आप तो फिर से मानो, आप तो फिर भी मानो कि नॉर्मल एक्स पर शिफ्ट हो गया। आप तो फिर भी यही मान के काम करो कि नॉर्मल भैया एक्स पर शिफ्ट हो गया, तो इन दोनों का टॉर्क हो जाएगा 10 × 4 इज इक्वल टू नॉर्मल का टॉर्क n × x, 50 × x। सॉल्व करने पर x की वैल्यू पॉइंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है 0.5, यानी इस केस में बॉडी टॉपल करेगी।
तो दिस इज द केस ऑफ टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अरे ठीक है, चल किसी को डाउट हो भैया पूछ लेना। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि तुम इसी में वैल्यू रख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा रट्टा ही मार लिया mgA/2h। मैन गजब। बेटा वो फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आएगा, देखते हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, अगला केस देखते हैं। म्यू की वैल्यू है 0.2, मास की वैल्यू है 2 kg और मैंने फोर्स लगाया 6 न्यूटन का। हाइट दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है लेट से 4 मीटर, बेस दे रखा है आपको 6 मीटर। अब आपको बताना है टॉपल करेगा या नहीं करेगा, स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। स्लाइड कैसे पता, म्यू की वैल्यू 0.2 mg, तो 0.2 इंटू 20 यानी कि 4, यानी इस केस में बॉडी स्लाइड करेगी, स्लाइड तो करेगी, चलेगी तो सही। टॉपल का देखना पड़ेगा। अब आप सोचो, टॉपलिंग के लिए भैया वही कॉन्सेप्ट याद रखो, नॉर्मल को x डिस्टेंस शिफ्ट करा के सॉल्व करो। x की वैल्यू पॉसिबल आई तो ठीक, ना पॉसिबल आई तो भैया सब गलत। मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। नहीं करेगा। नॉर्मल कितने पे आ रहा है? अच्छा प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, बस बस। बातें ना करें तो इसका मैंने, प्लीज बातें ना करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अब यहां पर लगेगा 6 न्यूटन, लेकिन यहां पर लगेगा 4 न्यूटन। दोनों फोर्स अब की बार सेम, तो दोनों फोर्स कपल तो नहीं है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास से mg, mg की वैल्यू 20, और मैंने मान लिया कि मान लो ये टॉपल नहीं कर रहा और नॉर्मल की डिस्टेंस यहां से कितनी है x, है ना, टॉपल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फोर्सेस टॉर्क बैलेंस होने चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट 6 न्यूटन का टॉर्क होगा, 6 इंटू ये हाइट है 2, तो टॉर्क होगा 6 इंटू 2। प्लीज बातें ना करो। फ्रिक्शन का फोर्स है 2 और दूरी भी है 2, तो इसका टॉर्क हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू, mg का टॉर्क तो खत्म हो गया, नॉर्मल का टॉर्क हो जाएगा 20 इंटू एक्स। सॉल्व करेंगे 12 प्लस 8 20, x इक्वल टू, क्या x1 पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है? 3, क्योंकि आधी लेंथ 3 है उसकी, टोटल 6 है, आधा 3 तक जा सकता है, तो भैया 1 तो पॉसिबल है। ठीक है, एक चीज अब यहां पर जो गलती कर रहोगे, सुन लो अब सुन लो, ये फोर्सेस है ही नहीं एक्चुअली में, एक और फोर्स है एंड दैट इज स्यूडो फोर्स। यहां पर एक फोर्स में हमेशा गलती करोगे और वो है स्यूडो फोर्स। अब सर स्यूडो फोर्स क्यों लगा? स्यूडो फोर्स इसलिए लगा क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। आप चेक कर लो, तो आगे 6 न्यूटन है, पीछे 4 न्यूटन है, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और अगर ये एक्सेलरेट करेगी तो इस पर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहते हैं, तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क लिखना। क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना? क्योंकि जो स्यूडो फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ मास पर लगाया जाता है ना। स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे क्यों लगेगा? वही सेम कहानी। क्या कहानी? सबकी एक्सेलेरेशन क्या है? सेम। तो अगर मैं सब पे स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, डीएम, स्यूडो फोर्स क्या होता है?
मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, उल्टा। तो ए आ गया तो इसकी एक्सेलरेशन है, तो इस पे स्यूडो फोर्स डीएमए डीएमए डीएमए, यानी हर जगह डीएम इंटू ए क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म फोर्स कहां लगाए जाते हैं, तो स्यूडो फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास। तो स्यूडो फोर्स अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे लगा भी दूं तो भी इक्वेशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। क्यों, टॉर्क। इसीलिए ध्यान रखना टॉर्क हमेशा किसके अबाउट, सेंटर ऑफ। क्योंकि अगर तुमने किसी और पॉइंट के अबाउट लिया तो स्यूडो फोर्स भूलोगे, और अगर स्यूडो फोर्स भूले तो आंसर सारे गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो टॉर्क इज ऑलवेज टेकन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना इस चीज का। तो दिस इज द केस ऑफ टॉपलिंग विद स्लाइडिंग, सॉरी स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग, सॉरी, तो नॉट टॉपल। प्लीज बातें मत करो। बातें मत करो यार। कुछ नहीं। अरे यार अब इस क्वेश्चन देने का कोई सेंस ही नहीं रहा। एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा नॉनसेंस तेरी जिंदगी हो जाएगी, मुझे उकसा मत। mg/2h डायरेक्ट लगा दो, 60 आ जाएगा। चलो कोई ना, अगर डायरेक्ट नहीं लगा रहे तो प्लीज सॉल्व करें, मैं तो खुद चाहता हूं कि सॉल्व करो। टॉपल कराना है तो नॉर्मल को एक्सट्रीम पे ले जाओ। फिर अगर आप टॉपल कराना चाहते हैं तो नॉर्मल को एक्सट्रीम पर ले जाएं, वहां से भी 60 आ रहा है, mg की वैल्यू 40, नॉर्मल एक्सट्रीम पर सेम 40, और ये दूरी है 3 मीटर। फ्रिक्शन की वैल्यू F, F क्यों है पता नहीं, क्यों F स्लाइड नहीं कर रहा। तो बस अब अगर आप टॉपल चाहते हो तो F इंटू 2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 इंटू 3, यहां से F इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। फोर्स के टॉर्क को मैंने ज्यादा कर दिया क्योंकि टॉपल कराना है तो फोर्स का टॉर्क ज्यादा। किसी को डाउट है भैया पूछ लो। तो टॉपल कराना हो तो नॉर्मल को एक्सट्रीम पर ले जाएं। रब करूं? तो टॉपलिंग के क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से कर तो लोगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, टॉपलिंग का ही है, टॉपलिंग का ही अलग टॉपिक है। टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। करें भैया स्टार्ट? अरे करें। इसमें हमें जो टॉपलिंग करानी होगी वो किसमें करानी होगी, इंक्लाइंड प्लेन पर। जैसे एक बॉडी है, अगर ये हॉरिजॉन्टली रखे तो टॉपल
नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इस इंक्लाइन का एंगल बढ़ाता जाऊं तो स्टार्टिंग में भी ये टॉपल नहीं करेगी, है ना। अभी तो इसकी हाइट बहुत बड़ी हो गई यार, कोई छोटी हाइट की बॉडी है नहीं, तो स्टार्टिंग में भी अगर आप देखोगे तो ये टॉपल नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे कभी ना कभी तो गिरेगी। सॉरी मेरे पास है नहीं कुछ ऐसा मटेरियल। अच्छा आई पढ़ो, बहुत बढ़िया बेटा। एक्चुअली में इसकी हाइट काफी बड़ी है इसलिए अभी टॉपल कर रहा है। स्टार्टिंग में जब ये हॉरिजॉन्टल है तब तो टॉपल नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको टेढ़ा करते जाओगे ये टॉपलिंग की टेंडेंसी रखेगा। तो हमें वही इंक्लाइन प्लेन पर टॉपलिंग की टेंडेंसी बतानी है कि अगर हम एक ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर रख दें तो वो कब टॉपल करेगा कब नहीं, हमें उसकी कंडीशन निकालनी है। समझ में आ गया। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका लेट से बेस लेंथ ए है और हाइट h है। प्लीज बातें ना करें। इंक्लाइंड प्लेन रफ है और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। ठीक है भाई। अब हमसे इसमें दो कंडीशंस जनरली पूछी जाती हैं। पहली कंडीशन जो आपसे पूछी गई है कि फाइंड द कंडीशन फॉर टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग, कि आपको टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग की कंडीशन निकालनी है कि बॉडी टॉपल कर जाए स्लाइड ना करे। ठीक ना, या करोगे? सोचो। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन इज नॉट द कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग, या जो भी है टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अच्छा एक चीज पूछूं, क्या यहां से नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? इंक्लाइन प्लेन पर वो सेंटर ऑफ मास से इस केस में पास नहीं करेगा। सर सेंटर ऑफ मास से पास क्यों नहीं करेगा समझते हैं। नीचे क्या लगता है, mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। अभी नॉर्मल मुझे नहीं पता तो नॉर्मल मत बताना। इसके अलावा एक और फोर्स आएगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। आराम से सोच लो, क्यों? क्योंकि mg साइन थीटा के कारण नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? मैंने इसके अबाउट टॉर्क देखा, इसके अबाउट mg साइन थीटा का टॉर्क खत्म हो गया, mg कॉस थीटा का टॉर्क खत्म हो गया, लेकिन इसके अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं है। फ्रिक्शन इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो अब नॉर्मल को भी शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि वो इसको टॉपल होने से रोके। तो एक इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा। अब नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा वो कैसे निकालें? फ्रिक्शन का टॉर्क देखें तो फ्रिक्शन इस पॉइंट के अबाउट, फ्रिक्शन ऊपर है तो फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ताकि क्लॉकवाइज हो। तो नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा पता है? नीचे। कैसे नॉर्मल नीचे शिफ्ट होगा? तभी नॉर्मल का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज, या तो ऐसे सोच लो, वरना दूसरा तरीका, फिर से वही दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? ये इंक्लाइन, ये बॉडी, अगर मैं इसके गिरने की टेंडेंसी देखूं तो ये ऐसे उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है, यानी कि ऊपर वाला नॉर्मल जीरो। आराम से सोच लो, ऊपर वाला नॉर्मल जीरो, यानी नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा? नीचे होगा। आराम से सोच लो, अगर ये ऐसा होता तो नॉर्मल सेंटर पे होता, लेकिन ये गिरने की टेंडेंसी रखता है, गिरने की टेंडेंसी रखता है, तो ऊपर से नॉर्मल जीरो, नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा? नीचे। आराम से सोच लो। समझ में आया क्यों नीचे? तो नॉर्मल नीचे। चलो अब निकालो कंडीशन। गलत है, मतलब दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। इसमें दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन क्या है? टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग,
यानी आप क्या चाहते हो, स्लाइडिंग ना हो। स्लाइडिंग ना होने के लिए म्यू और टैन थीटा में कौन बड़ा होना चाहिए? क्या एंगल ऑफ रिपोज नाम की कोई चीज याद आ रही है? म्यू बड़ा होगा यानी फ्रिक्शन बड़ा होगा, फ्रिक्शन बड़ा होगा तो ये स्लाइड नहीं करेगा, तो नॉट स्लाइडिंग की ये कंडीशन हो गई कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन टैन थीटा। तो स्लाइडिंग नहीं करानी, क्या करानी है? तो अब देख लेते हैं कि टॉपलिंग की क्या कंडीशन होगी। टॉपलिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्मल कहां शिफ्ट हो जाता है, एक्सट्रीम, यानी नॉर्मल यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, नीचे एम जी साइन थीटा, और ऊपर फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन पता है कितना होगा, एम जी साइन थीटा। क्यों भैया, स्लाइड नहीं हो रही। अब इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। हमें इसे टॉपल कराना है तो नॉर्मल का टॉर्क कम होना चाहिए, फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा। फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा ये h/2, तो mg साइन थीटा इंटू h/2 इज ग्रेटर देन नॉर्मल का टॉर्क। नॉर्मल का टॉर्क है mg cos थीटा इंटू a/2, दिस इज ग्रेटर देन mg cos थीटा a/2। यहां से सॉल्व करोगे, tan थीटा इज ग्रेटर देन a/h। अब म्यू tan थीटा से बड़ा होना चाहिए, tan थीटा a/h से बड़ा होना चाहिए, यानी इनडायरेक्ट में म्यू ग्रेटर देन a/h। अगर म्यू ग्रेटर देन a/h हो गया तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अरे हाँ, अगर मैं पूछूं स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग तो क्या होगा? स्लाइड कराना है, ये कंडीशन उल्टी, टॉपल नहीं कराना, ये कंडीशन, यानी ओवरऑल लेस देन, अरे हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉपलिंग विदाउट स्लाइडिंग। और इसी का उल्टा कर दो तो वो कंडीशन हो जाएगी स्लाइडिंग विदाउट टॉपलिंग। चलो ठीक है, करो मजे करो, होमवर्क। शीट देना, शीट। है ज्यादा सैटरडे नाइट नहीं हो रही तुम लोगों की? होमवर्क लिख लो। S1 में 18, S1 का 18 और 27, S1 18 27, S1 का 18 और 27, O1 का 20 21 22 23, 20 21 22 23, O1 का 20 21 22 23, 52, हाँ O1 का 52, O2 तो सर ही कराएंगे, मैं नहीं दे रहा सर।
अरे तो वैसे भी मंडे को सर ही कराएंगे, मैं कौन सा कराऊंगा। रेस है क्या 61? रेस 61 है। मिल गई। ओहो, वहां तक आना पड़े। अच्छा तू ही आजा, करा दो भैया, यही है। कहाँ घुमा रहे हो यार। 61 में कच्चू करने लायक है। 61 हो नहीं गई क्या? एक से एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो एक। रेस 61 का क्वेश्चन नंबर 6। यार मन तो नहीं हो रहा, कल संडे है। मैं दे तो जाता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, शीट दे रहे सर, अपने आप डिस्कस कराएंगे क्या? बख्श दूं? हलवा समझो।